नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम है आज इस सेशन में आप सभी का। आज के इस सेशन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ टीचर एग्जाम्स को लेकर आ रही है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो टीजीटी के 24,515 पद और पीजीटी के 6,261 पदों पर यहाँ पर भर्ती होने की संभावना है क्योंकि पद रिक्त हैं। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हैं प्रशांत कुमार जी, वो मिल रहे हैं। और इस बात से ये बात निश्चित तौर पे फिक्स हो जाती है कि बहुत ही शीघ्र, आप यहाँ अभी हम लोग पढ़ते हैं कि बहुत ही जल्दी ये वैकेंसी आने वाली है। आइए देखते हैं जरा क्या कहा जा रहा है इसमें। तो देखिए, प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता और साथ ही जो टीजीटी हैं, जिसे हम पीजीटी और टीजीटी के रूप में जानते हैं, कि 30,776 पद खाली पड़े हैं। और ये बात, इस बात की सूचना कौन दे रहा है, इस बात की जानकारी कौन दे रहा है? तो उत्तर प्रदेश में जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं गुलाब देवी, उनसे जब सदन में प्रश्न पूछा गया कि कितने पद खाली हैं, तब उन्होंने बताया कि टोटल 30,776 पद टीजीटी और पीजीटी के खाली हैं जिन पर अभी वैकेंसी आनी है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सूचना है। जो लोग अभी हुई एलटी ग्रेड में हुई परीक्षा में सफल नहीं हो पाए हैं, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मौका है कि वो इस मौके को हाथ से जाने ना दें। आइए चलते हैं, सबसे पहले हम सिलेबस को समझते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस को एक साथ देखेंगे, एग्जाम पैटर्न को देखेंगे, फिर हम लोग थोड़ी सी आगे की बातें करेंगे। आइए चलते हैं। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे एग्जाम दृष्टि की तरफ से आपको टीजीटी और पीजीटी परीक्षा का पैटर्न बताया जा रहा है। यहां से देखिए, तो टीजीटी और पीजीटी की दोनों की परीक्षाओं में जो एग्जाम पैटर्न है वो 125 बहुविकल्पीय प्रश्नों वाला ही है। और दोनों के लिए समय जो निर्धारित किया गया है वो 2 घंटे का ही निर्धारित है। ठीक है। परीक्षा लिखित रूप में होगी। लिखित का मतलब है कि आपको टीजीटी वाले एग्जाम को सिंगल एमसीक्यूज रूप में सॉल्व करना है, जबकि पीजीटी वाले में आपको दो स्टेजेस हैं। एक तो सिंगल एमसीक्यूज और दूसरा 50 नंबर का उसमें इंटरव्यू भी देखने को मिलेगा। आइए इस बात को देखते हैं। तो यहां से देखिए परीक्षा पैटर्न क्या है। टीजीटी कुल 125 प्रश्न, 500 अंकों के, और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का एक प्रश्न होगा। 2 घंटे की का ये पेपर होगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। साथ ही अगर हम पीजीटी की बात करें प्रवक्ता वाले पद की, तो कुल 125 प्रश्न ही इसमें होंगे। 425 अंकों का ये कुल जो है इसमें अंक होंगे, और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा 3.4 मार्क्स का होगा, और साथ ही 2 घंटे इसमें समय होगा। 50 नंबर का जो आपका यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है वो भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आइए जरा इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और एग्जाम पैटर्न को हम लोग देखने से पहले यहाँ पर दोनों की एक टीजीटी और पीजीटी की तुलना थोड़ी सी कर लेते हैं। अगर हम देखें तो प्रश्नों के प्रकार दोनों में बहुविकल्पी प्रकार के आएंगे। साथ ही कुल प्रश्नों की जो आपको संख्या है 125 है। लिखित परीक्षा आपको कुल 500 अंकों की देनी है, जबकि इसमें 425 अंकों की देना है। लिखित परीक्षा मतलब लिखना नहीं है, वो एमसीक्यूज वाले माध्यम से ही होगी। प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक मिलेंगे। यहाँ 3.4 अंक मिलेंगे। इंटरव्यू टीजीटी में नहीं होता है, पीजीटी में 50 नंबरों का इंटरव्यू होगा। विशेष योग्यता टीजीटी में लागू नहीं है, जबकि यहाँ पर पीजीटी के लिए 25 अंक तक आपको विशेष योग्यता पर मिल सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे बीएड, एमएड, पीएचडी, और आपका यदि कोई स्पोर्ट्स में कोई आपने कोई कैटेगरी प्राप्त की हो, स्पोर्ट्स में आपने कुछ अच्छा किया हो, तो उसके लिए टोटल 25 अंक आपको प्राप्त हो सकते हैं। परीक्षा की अवधि देखें तो 2-2 घंटे है, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव मार्किंग दोनों में नहीं है। इसके अलावा हम लोग थोड़ी सी बात कर लें, टीजीटी और पीजीटी में मेन अंतर क्या है। मेन अंतर यह है कि टीजीटी में इतिहास कोई स्वतंत्र विषय नहीं होता है। यहाँ पर ये आपको सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के रूप में मिलता है। और सामाजिक विज्ञान, जो भी जिन भी बच्चों का सामाजिक विज्ञान विषय है, उन्हें 4 विषयों इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र में से 2 विषयों का चयन करना होता है। तो उन 2 विषयों में से किन्हीं 2 विषयों का आप यहाँ चयन करेंगे। और इतिहास यदि आप चुनते हैं तो पेपर में आपको इतिहास खंड के ही जो 62-63 क्वेश्चन हैं वो करने होते हैं। 62 या 63 इसलिए लिखा है क्योंकि 62 क्वेश्चन तो आपको मेनली करने होते हैं, और जो पहला क्वेश्चन होता है उसमें आपको 4 पार्ट में वो क्वेश्चन होता है, जिसमें एक हिस्ट्री का, एक पॉलिटी का, एक ज्योग्राफी का, और एक जो है अर्थशास्त्र का। पॉलिटी को नागरिक शास्त्र यहाँ पर कहा जाता है। एक एक क्वेश्चन होते हैं, इसलिए 63 टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
63 एक सब्जेक्ट से और 63 एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से, यानी 62 और एक, तो इस तरह से 125 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक, जबकि आप देखेंगे पीजीटी के स्तर पर जब आप आते हैं, वहां सिंगल सब्जेक्ट है। यदि आपने हिस्ट्री से पीजीटी देना है तो वहां केवल हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे। पीजीटी और वहां कोई दूसरा सब्जेक्ट आपको चूज नहीं करना है। आइए देखते हैं और थोड़ी सी आगे। टीजीटी वाले में थोड़ा अंतर था, मैंने बता दिया आपको। ऑफिशियल सिलेबस जरा देख लेते हैं। दोनों का ऑफिशियल सिलेबस बिल्कुल सेम है, बस केवल पीजीटी वाले में आपको थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा करनी है, जैसे उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री है। अभी हम सिलेबस को देखते हैं और एक एक बातें क्लियर करते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे तो इसके सिलेबस में पुरातात्विक स्रोत और उसमें भी प्राग ऐतिहासिक काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, फिर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, प्रमुख स्थल कौन कौन से, उसकी साइट्स कौन सी हैं, नगर नियोजन यानी सिटी प्लानिंग, सामाजिक और जो आर्थिक जीवन वहां था, उन बातों को यहाँ शामिल किया गया है। वैदिक काल में आप देखेंगे ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की राजनीति, समाज, धर्म और अर्थव्यवस्था संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आगे धार्मिक आंदोलन में देखें तो जैन आंदोलन या जैन धर्म और जो है बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न होंगे, उनके सिद्धांत, उनका प्रसार कैसे हुआ, ये बातें आपसे पूछी जाएंगी। मौर्य काल और गुप्त काल में आप देखेंगे तो मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक की जो धम्म नीति है वो चीजें पूछी जाएंगी। गुप्त वंश कैसे उद्भव हुआ, उसका प्रशासन कैसा है, कला और वास्तुकला के क्षेत्र में गुप्त वंश को एंशिएंट हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड क्यों माना जाता है, ये बातें यहां आपको बतानी है। साथ ही वर्धन राजवंश जो है उसमें हर्षवर्धन के काल को ही मेनली आपको फोकस करना है, और चीनी यात्री ह्वेनसोंग जो आया था हर्षवर्धन के शासन काल में, उसने क्या क्या अपनी किताब में कौन कौन सी बातें उस समय के भारत के संदर्भ में बताई हैं, वो चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो गया। मेडुअल हिस्ट्री में आते हैं तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में 1206 से 1526 ईस्वी तक का टाइम पीरियड शामिल है, जिसमें आप देखते हैं इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं और सल्तनत कालीन जो प्रशासन है वहां से प्रश्न आते हैं। आप जानते हैं ये किसी भी सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें आपको यहाँ से कई सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही एक और दक्षिण भारत के संदर्भ में बात करें तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, उनका उनका इतिहास, उनके सांस्कृतिक योगदान क्या रहा है, और एक महत्वपूर्ण शासक कृष्णदेव राय के बारे में आपको बताना है जो विजयनगर से संबंधित है। धार्मिक आंदोलन में आप देखें भक्ति आंदोलन और सूफी संत जो हैं, और सूफी आंदोलन जो था वो क्या था, कैसे काम किया, किसने किसने उसमें जो है अपना योगदान दिया, सारी बातें यहाँ पर आपको सिलेबस के रूप में देखने को मिल रही हैं। फिर हम लोग 1526 के बाद के समय, जिसे मुगल काल को हम के रूप में जानते हैं, 1526 से 1707 के टाइम पीरियड में बाबर से लेकर औरंगजेब तक, बीच में शेरशाह सूरी की प्रशासनिक सुधार, अकबर की राजपूत नीति, धार्मिक नीति, मुगल वास्तुकला और चित्रकला के क्षेत्र में क्या क्या हुआ, चित्रकला की स्थापना मुगल काल में किसने की, चित्रकला को अपने चरम पर किसने पहुंचाया, सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मराठा साम्राज्य में हम लोग आए तो सबसे पहले शिवाजी महाराज के उत्कर्ष को आपको दिखाना है, आपको सिलेबस में दिखाया गया है। फिर प्रशासन, उनके अष्टप्रधान के बारे में आपको बताना है। साथ ही पेशवाओं का काल भी देखना है, चाहे वो बाजीराव बल्लाड़ हो, चाहे वो अन्य पेशवाओं हो, उनके सभी पेशवाओं के बारे में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। आधुनिक भारत के मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करें, यहाँ सबसे पहले सिलेबस का पार्ट है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, पुर्तगालियों से लेकर फ्रेंच, डच, अंग्रेज, इन सारे जो हमारे पास यूरोपीय कंपनियां हैं और यूरोपीय लोग हैं, उनके बारे में जो ये सिलेबस का पार्ट है, इसको आपको समझना होगा। उनकी व्यापारिक और राजनीतिक सफलता कैसे भारत में हो पाई, इस बात को लेकर भी प्रश्न आते हैं। ब्रिटिश नीतियों में आप देखेंगे बक्सर और प्लासी का युद्ध जो हुआ, उसकी उनकी सहायक नीति क्या थी, उनकी व्यक्तिगत की नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो लॉर्ड डलहौजी की थी, वो कैसे काम करती है, और उसके तहत कौन कौन से राज्यों को हड़पा गया, अवध का विलय कुशासन के आधार पर कैसे किया गया, ये सारे क्वेश्चंस के रूप में आपको ये सिलेबस इसमें से पूछा जाता है। फिर आप देखिए 1857 का रिवोल्ट, उसका कारण क्या था, प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, उसकी असफलता के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे, और परिणाम लास्ट में क्या हुआ 1857 की क्रांति का। फिर साथ ही हम मॉडर्न हिस्ट्री में ही देखें तो सामाजिक और जो धार्मिक सुधार आंदोलन था
उसमें राजा राम मोहन राय, उनका जो संगठन ब्रह्म समाज है, फिर स्वामी दयानंद सरस्वती, उनका संगठन आर्य समाज, और स्वामी विवेकानंद और उनका जो संगठन है जो उन्होंने अपने गुरु के नाम पर बनाया था, ये सारी बातें आपको देखने को मिलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर लें तो कांग्रेस की स्थापना 1885 से लेकर उदारवादी और उग्रवादी चरण, फिर बंगाल विभाजन कैसे हुआ, क्यों हुआ, गांधीवादी युग में आप आए एंटर करेंगे तो असहयोग, सविनय अवज्ञा और जो है भारत छोड़ो आंदोलन जैसे सभी महत्वपूर्ण आंदोलनों का जिक्र है। इसके अलावा भारत का विभाजन 3 जून योजना के तहत होता है, ये बात यहाँ पे चीजें आपको दिखाई गई हैं। साथ ही सिलेबस में जो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, यहाँ आप देख रहे होंगे मुख्यतः ये पीजीटी के लिए है, ये टीजीटी का पार्ट नहीं है। तो यूरोपीय इतिहास में आप देखेंगे तो पुनर्जागरण काल है, धर्म सुधार आंदोलन है, फ्रांस की क्रांति है और साथ ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में हम देखेंगे प्रथम और द्वितीय जो विश्व युद्ध है, उसके बाद आप देखेंगे राष्ट्र संघ की जो स्थापना होती है, फिर यही राष्ट्र संघ कैसे आप देखेंगे यूएनओ के रूप में, यानी कि आप देखें संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कैसे बन गया। ये है हमारी टोटल सिलेबस का पार्ट। हिस्ट्री के सिलेबस का ये पार्ट है। अन्य सब्जेक्ट के सिलेबस आपको आयोग की वेबसाइट पर सीधे सीधे से मिल जाएंगे, कुछ आप चाहेंगे तो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। अब जरा हम लोग चलते हैं कि हम लोग इसकी तैयारी को किस तरह से करेंगे, पूरी तैयारी कैसे की जाएगी। तो सबसे पहली चीज ये कि तैयारी के लिए यूट्यूब चैनल पर क्या किया जाएगा और ऐप पर क्या किया जाएगा, दोनों की बातें करेंगे। यूट्यूब पर हम लोग कुछ चीजों की संडे को प्रैक्टिस करेंगे और मेन काम हम लोग कहाँ करेंगे डिटेल में, तो वो ऐप पर करेंगे। अब ऐप कौन सा है, तो एग्जाम दृष्टि ऐप पर करेंगे। आइए जरा देख लेते हैं ऐप को, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये है एग्जाम दृष्टि ऐप, और एग्जाम दृष्टि ऐप आपको डाउनलोड करना है। उसमें अपना नाम, ईमेल आईडी, रोल नंबर, आप ईमेल आईडी आदि डालकर आपको क्या करना है, एनरोल कर लेना है। फिर आप अंदर आएंगे, आपको यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी का बैच मिल जाएगा, साथ ही आपको बीयू का बैच भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ से अंदर आए और यहाँ पे देखिए, आइए देखते हैं। देखिए, ये देखिए आप देख रहे हैं यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी हिंदी माध्यम न्यू बैच फाउंडेशन बैच, तो ये आपको दिख रहे हैं। इन बैच के साथ आप जुड़ जाइए। कैसे जुड़ेंगे आइए बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे सिंपल तरीका क्या है, पहले हम पढ़ ले जरा इसमें किस तरह से हम काम करने वाले हैं। तो देखिए अब तैयारी की सही रणनीति के तहत अनुभवी मार्गदर्शन और संपूर्ण सिलेबस कवरेज के साथ होगा। कैसे होगा, इस बैच में क्या क्या आपको मिलने वाला है, इस बात को जरा देखिए। तो संपूर्ण सिलेबस की कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपकी तैयारी होगी। अनुभवी फैकल्टी लाइव क्लासेस के माध्यम से आपकी के सिलेबस को कवर करेंगे। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होगी और रेगुलर तरीके से आपके टेस्ट होंगे, जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो पाए। और साथ ही पीडीएफ नोट्स और स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप चीजों को रिवाइज कर पाए। क्लियर है। साथ ही डाउट सेशन, अगर आपको डाउट होता है किसी बात को लेकर, तो संडे को हम एक डाउट सेशन भी रखेंगे। उसमें आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं और तुरंत लाइव तरीके से हम बात कर लेंगे। उस समय जो हमारे पास मेंटरिंग का काम है, वो मेंटरिंग का काम आपका कर लिया जाएगा, मेंटरशिप आपकी हो जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटजी के थ्रू हम लोग अच्छा गाइडेंस के थ्रू आपका सिलेबस कवर होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और रिकॉर्डेड क्लास भी उन बच्चों के लिए उपलब्ध है जो बच्चे वर्किंग है, जो काम करते हैं, काम करने के साथ ही अपनी पढ़ाई को भी जारी रखना चाहते हैं, तो उनके लिए रिकॉर्डेड क्लास है, वो लाइव नहीं देख पाते हैं तो बाद में चीजें देख सकते हैं। तो कैसे हम इसे, ये बैच 27 से स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से आप इनरोल कीजिए। अभी आपको ऑफर चल रहा है, उस ऑफर का लाभ उठाइए। चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर आप चाहें तो इस बैच के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं। यहां पर आपको दिख रहा होगा यूपी टीजीटी के लिए न्यू बैच, यहां पर बाय नाउ लिखा है, आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो आप यहां से डायरेक्ट आप ऑनलाइन तरीके से ही अपने क्यूआर या फिर दूसरे माध्यम से आप यहां से पेमेंट करके सीधे आप बैच के साथ जुड़ सकते हैं, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी, बीओ के बैच में भी। लेकिन यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए इन केस प्रॉब्लम होती है, तो आप दिए हुए जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं
उन नंबरों में से किसी भी नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और बैच के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है? तो आपको ये काम करना है जल्दी से जल्दी। क्यों? क्योंकि अभी अगले साल शुरू में ही चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले ये वैकेंसी भी आएगी और ये वैकेंसी क्लियर भी करवाई जाएगी आयोग द्वारा। तो जल्दी से जुड़िए इस बैच के साथ, इस क्लास के साथ और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।